हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सेमेस्टर 3 जो चैप्टर का नाम है डीसी मोटर। दोस्तों इससे पहले हम डीसी जनरेटर का जितने भी क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके वह सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डीसी मोटर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आईटीआई एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों डीसी मोटर होता क्या है? धारा मोटर एक ऐसी मशीन है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और वही डीसी जनरेटर की बात करें तो वह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। और जो दोस्तों जो दिष्ट धारा का जो प्रयोग होता है मोटर का, ऐसे स्थानों पर प्रयोग करते हैं जहां स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। ठीक है, जैसे आपका विद्युत रेल में जो वैद्युत रेल होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, ट्रॉली में, लेथ मशीन में, ये सब में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिफ्ट हो गया, तो ये सब में विद्युत दिष्ट धारा मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न का हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए 57 नंबर से है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध हम जानते होंगे बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, 0.1 0.2 बहुत ही कम होता है। तो बहुत ही कम होता है तो उसको मेजर करने के लिए हम कम जो लो रेजिस्टेंस मेजर करता हो उसका ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लो जो मेजर करता है रेजिस्टेंस वह कौन करता है? केल्विन ब्रिज करता है। याद रखेंगे, केल्विन ब्रिज करता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। मैगर नहीं होगा, यह हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है। मल्टीमीटर, यह भी हाई को मेजर करता है, यह नहीं होगा। तीसरा नहीं होगा। चौथा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, केल्विन ब्रिज। दोस्तों जो केल्विन ब्रिज है वह आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? टोंग टेस्टर का, इंटरनल ग्रोवर का, एक्सटर्नल ग्रोवर का या डिजिटल मल्टीमीटर का? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों जो बाहरी ग्राउरर होता है उससे हम शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए उपयोग करते हैं। किसको? एक्सटर्नल ग्लोवर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, डीसी मोटर की गति नियंत्रक विधि का क्या नाम है? तो दोस्तों यह गति नियंत्रक विधि दिखाया गया है, इसका नाम बताना है क्या है? फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड टैपिंग मेथड या फिर वोल्टेज कंट्रोल मेथड या आर्मेचर डाइवर्टर मेथड यानी आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड दिखाया गया है फिगर में। ठीक है, यह जो विधि है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। प्रश्न अगला है, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो डीसी फील्ड वाइंडिंग होती है उसके लिए हम सुपर एनिमल्ड तांबे के तार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर का हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए? डीसी फील्ड कॉइल के लिए, जो बाइंडिंग बनाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो डीसी
मोटर होता है उसकी गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें होता है N होता है समानुपाती EB और N होता है व्युत्क्रमानुपाती फाई के। ठीक है, तो मिलाते हैं तो N बराबर EB बाई फाई हो जाता है। ठीक है, तो N बराबर EB बाई फाई इसमें है तो ऑप्शन ए में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। N बराबर EB बाई फाई होता है, जहाँ EB दोस्तों होता है बैक EMF होता है। ठीक है, बैक EMF होता है और EB को और भी क्या करते हैं, काउंटर EMF भी कहते हैं, काउंटर EMF भी कहते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न अगला है, 4 पोल DC मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हों? देखिए लैप में क्या होता है, A बराबर P होता है, तो डुप्लेक्स है तो गुणे फ्लैक्स फ्लैक्स हो जाएगा। तो A बराबर P यानी 4 पोल है तो 4 पोल गुणे डुप्लेक्स है तो 2 से गुणा कर देंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9वीं असाइनमेंट में ऑप्शन ए दिया है जो कि रॉन्ग है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे। जो डुप्लेक्स है इसलिए 4 गुणे 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल दोस्तों, लैप रहता तो ए बराबर पी होता तो ऑप्शन बी सही हो जाता, लेकिन डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग दिया है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों DC मोटर में जो आर्मेचर घूमने की दिशा है तो मोटर की जो नियम होता है, मोटर में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है और जनरेटर जो होता है उसमें फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मोटर रहता तो ऑप्शन डी हो जाता फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। यहाँ पे मोटर है तो बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। प्रश्न अगला है, DC मोटर का क्या नाम है? नीचे फिगर दिखाया गया है, DC मोटर का नाम पूछ रहा है क्या है। तो दोस्तों यह आर्मेचर के समांतर में है। ठीक है, तो कौन सा ये मोटर है, DC शंट मोटर हो जाएगा। ठीक है, DC शंट मोटर हो जाएगा। इसके अगर श्रेणी क्रम में होता तो DC सीरीज मोटर हो जाता। आर्मेचर के समांतर में वाइंडिंग दिया गया है तो यह DC शंट मोटर का हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DC मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? DC मोटर की बात है दोस्तों, तो यह क्या हो जाए, कौन सा नियम हो जाएगा, बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वीं असाइनमेंट में क्वेश्चन यह भी गलत दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, DC शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? दोस्तों जो DC शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो देखिए क्या होता है, IA बराबर V बाई RA होता है। ठीक है, V बाई RA होता है। I बराबर, तो यहाँ पे और एक होता है IA बराबर IL प्लस ISH होता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। IA बराबर IL प्लस ISH होता है। और आपका क्या होता है, देखिए IA बराबर EB माइनस V बराबर IR है। तो IA बराबर EB V माइनस EB बटा RA यह भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा है DC शंट मोटर
डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करें। तो आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करना है तो यहाँ पे आई ए बराबर वी माइनस ई बी बटा आर ए हो जाएगा, है ना। आई ए बराबर वी माइनस ई बी बटा आर ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई ए बराबर वी माइनस ई बी बटा आर ए। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर आप याद रखेंगे। ये वाला फार्मूला आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, 1 नंबर आपको मिल सकता है इससे। आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई एल। ठीक है, ये फार्मूला याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा पहचान करने के लिए कौन सा नियम किया जाता है? कौन सा नियम का प्रयोग किया जाता है? वही कार्क स्क्रू रूल, दाहिने हाथ का नियम, तीसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, अगर मोटर की बात जहां भी आए तो बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर का प्रकार को नाम दें। यह डीसी मोटर का कौन सा प्रकार है दोस्तों? तो देखिए, पहला है शंट मोटर, दूसरा सीरीज, तीसरा लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, चौथा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर दिखाया गया है। अगर दोस्तों यहाँ न देकर ये डायरेक्ट यहाँ रहता, बाइंडिंग यहाँ तक अगर कनेक्ट रहती तो यह लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर हो जाता, लेकिन बाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर के समांतर में है तो यह कौन सा बाइंडिंग हो जाएगा? शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, और ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? ईएमएफ गणना करने का सूत्र दोस्तों, मोटर होता है तो ईबी होता है बैक ईएमएफ, जिसे हम काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। तो यह क्या होता है? देखिए, ईबी बराबर एन पी फाई जेड बाई 60 ए होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस पर न्यूमेरिकल बहुत आपसे पूछता है आईटीआई एग्जाम के लिए। तो एन पी फाई जेड बाई 60 ए देख लेते हैं। एन पी फाई जेड बाई 60 ए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ई बी बराबर दिया है एन पी फाई जेड बाई 60 ए। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो ईएमएफ होता है बैक ईएमएफ, इसको हम काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, तो ईबी बराबर एक और फार्मूला होता है वी माइनस आई ए आर ए होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जहाँ आपका ईबी बैक ईएमएफ होता है, वी वोल्टेज होता है। ठीक है, आई ए आर्मेचर करंट, आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस है। और ये जो बैक ईएमएफ होता है, यह होता क्या है दोस्तों? देखिए, जो डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर का जो आर्मेचर होता है, जब घूमता है या घूर्णन करता है, तब यह फील्ड पोल को चुंबकीय फ्लक्स को काटता है। तो वह क्या करता है? फील्ड फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, तो उसके एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसमें जो होता है क्या? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो आरोपित विद्युत वाहक बल, जो हम आरोपित विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल के विपरीत होता है, उसके विपरीत कार्य करता है। ठीक है, उसी को बैक ईएमएफ करते हैं। ठीक है, तो बात याद रखेंगे बैक ईएमएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर यही डीसी जनरेटर रहता तो ईबी की जगह ईएमएफ हो जाता और सेम फार्मूला रहता, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, उपकरण का नाम क्या है? यह उपकरण दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। कौन सा उपकरण है? मेगर है, या फिर अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है, या इंटरनल ग्रोवर है, या एक्सटर्नल ग्रोवर है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों यह जो फिगर दिखाया गया है, यह एक्सटर्नल ग्लोवर है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? दोस्तों अगर कॉइल पिच जो पोल पिच होता है उससे कम रहता है
तो उस कॉइल को हम शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है। अगर अगर बराबर अगर बराबर रहता है कॉइल पिच और पोल पिच तो फुल पिच वाइंडिंग बोलते हैं। अगर कॉइल पिच जो है पोल पिच से ज़्यादा होता है तो ओवर पिच वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे कॉइल पिच जो है पोल पिच से कम है तो शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग बोलेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो जो होल्डिंग कॉइल होता है, होल्डिंग कॉइल से जुड़े जो श्रेणी प्रतिरोध होता है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य होता है, ये क्या होता है? होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करना। ठीक है, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, डीसी सीरीज मोटर की गति की किस गति नियंत्रक विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? फील्ड डायोटर, फील्ड टैपिंग मेथड, आर्मेचर डायोटर या सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फील्ड डाइवर्टर मेथड का प्रयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों 74 नंबर, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता है? तो क्यों जोड़ा जाता है? होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाएं या होल्डिंग कॉइल करंट घटाएं या शंट फील्ड को करंट से बचाएं या फिर शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड, यानी शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर की सुरक्षित रखें। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? पहला है रेटेड गति बनाए रखने के लिए, दूसरा मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, तीसरा है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचें, चौथा मोटर को ओवरलोडिंग से बचें। दोस्तों जो दिशा बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदला जाता है? क्योंकि मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसका जो विशेषता होता है उसको बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रित विधियां प्रदान की जाती है? पहला है फील्ड कंट्रोल, दूसरा वोल्टेज कंट्रोल, तीसरा आर्मेचर कंट्रोल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रक विधियां होती है? तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला है, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार्टर का क्यों आवश्यक होता है? क्षेत्र वोल्टेज विनियमित करने के लिए, रिड्यूस द आर्मेचर करंट के लिए। दोस्तों मेनली वर्क होता है जिसका आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उद्योग में डीसी मोटर को शुरू करने से पहले हम स्टार्टर क्यों लगाते हैं उसमें? क्योंकि आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसका हम जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम कवर अप करा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में इसके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।